किसी ज़मीन या संपत्ति या मकान को खरीदने के पहले मनुष्य को निम्न इंक्वायरी करना आवश्यक है। नंबर 1, जिससे आप खरीद रहे हैं उससे उस ज़मीन के संबंध में टाइटल डीड आप प्राप्त करें कि क्या आपकी टाइटल डीड है। उस टाइटल डीड के आधार पर अगर वो रेवेन्यू नंबर है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम में उसका मुआयना होगा। अगर मकान का है तो जिस नगर निगम में म्यूनसिपैलिटी में आता है वहाँ मुआयना करना है। और इसके बाद 12 साल से ऊपर तक का डॉक्यूमेंट्स जो है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में होता है, उसका मुआयना करना पड़ेगा। और जब ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ वास्तव में आप टाइटल होल्डर हैं, तो आप एग्रीमेंट कर सकते हैं या सेल डीड करा सकते हैं। अगर उस समय पैसा पूरा नहीं है तो आप एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर करा सकते हैं। एग्रीमेंट टू सेल अनरजिस्टर्ड नहीं होगा, इसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन अति आवश्यक है। उसके बाद जो भी स्टैम्प एग्रीमेंट टू सेल कराएंगे या सेल डीड आप करावेंगे, उसमें कलेक्टर द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट वो हर साल बदलती है। रेट लिस्ट के आधार पर भले ही आप कम मूल्य के खरीदे हों, पैसा कम दिए हों, लेकिन आपको स्टैम्प ड्यूटी उस रेट के हिसाब से देना होगा। अच्छा, जमीन का दाम तो मान लीजिए बाद में दिया अगर किसी के पास पैसा नहीं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी उसी समय पूरी देनी पड़ेगी? पूरी नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, जो जितना आप देना चाहें, जितना आप पैसा देंगे उस हिसाब से आप दे देंगे, लेकिन वो जो स्टैम्प आप देंगे एग्रीमेंट टू सेल में, वो सेल डीड लिखाते समय एडजस्ट हो जाएगा। ठीक। सेल डीड लिखते समय टाइटल डीड की फ़ोटो कापी चाहिए, मकान या ज़मीन के नक्शा चाहिए, फ़ोटो स्टेट, वो उस सेल डीड के साथ नस्ती होगा, जिसमें 2 गवाह लगेंगे। वो 2 गवाह खरीदने वाले को अपना ही रखना चाहिए। प्रायः कभी विवाद होता है तो गवाह बदल जाते हैं, उधर उनका होगा तो आपके विपरीत बयान देंगे। इसलिए आप खरीदते हैं तो आपकी जिम्मेदारी कि अपने गवाह रखें। गवाह ऐसा हो कि बुढ़ा ना हो, ताकि सेल डीड में 20-25 साल तक भी कोई विवाद उत्पन्न हो तो वो गवाह आकर सेल डीड को साबित कर सके। तो जो ज़मीन खरीदता है, जो बेचता है, जो गवाह होते हैं, उनका क्या क्या लगता है? आधार कार्ड वगैरह? आईडी कार्ड लगता है। हाँ। उसकी फ़ोटो वहाँ खींची जाएगी और फ़ोटो लगेगी और उसको वकील आइडेंटिफाई। एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एक दस्तावेज है जिसके अंदर खरीदने वाला बेचने वाला पाबंद होता है, लेकिन उससे कोई टाइटल डीड नहीं प्राप्त होती है। उसमें जो अनुबंध में लिखा रहता है उसी के हिसाब से टाइटल डीड आप जब लिखावेंगे, जब बैनामा पूर्ण रूप से लिखावेंगे, तभी टाइटल प्राप्त होगी आपको। तो मतलब एग्रीमेंट टू सेल में, एग्रीमेंट टू सेल तो एक प्रकार का वो दस्तावेज है कि अब वो आदमी किसी दूसरे को वो ज़मीन नहीं बेच सकता। अच्छा, और उसमें इंसान आधा पैसा देता है? जिसमें पैसा देता है वो मुजरा हो जाता है सेल डीड में। सेल डीड लिखाते समय वो पैसा मुजरा हो जाएगा और जो स्टाम्प आप देते हैं वो भी मुजरा हो जाएगा। मुजरा क्या होता है? मतलब कि एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा। जो सेल डीड में पूरे समय लगता है, उसमें सेल डीड लिखाते समय जितना आपने एग्रीमेंट टू सेल में दे दिया वो स्टैम्प ड्यूटी बच जाएगी वहाँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आज हमने एग्रीमेंट टू सेल किया, आज स्टैम्प ड्यूटी कुछ और है और जाके 10 साल बाद पूरा पैसा खत्म हुआ तो वही देगा, तो स्टैम्प ड्यूटी बढ़ जाएगी फिर? हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी। एग्रीमेंट टू सेल में? एग्रीमेंट टू सेल में नहीं, सेल डीड में बढ़ जाएगी। आज एग्रीमेंट टू सेल लिखा रहे हैं, हाँ, और रजिस्ट्री 10 साल बाद कर रहे हैं, हाँ, तो 10 साल के समय जो रजिस्ट्री होगी, स्टाम्प होगी, वो मान्य होगा। तो मतलब जब एग्रीमेंट टू सेल हम करते हैं तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी में फ़र्क पड़ अब जाता है? पहले नहीं था, अब 2 साल से गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो आप एग्रीमेंट 2-3 साल से कि जब आप एग्रीमेंट टू सेल लिखा रहे हैं तो वो जो स्टैम्प आप अदा करेंगे वो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, जो कम ज़्यादा होगा वो आपको बढ़ा करके देना पड़ेगा। पहले नहीं तो जिस पे स्टैम्प ड्यूटी लग गई तो लग गई, बस उतने पे ही चलता रहता था। यानी कुल मिला के ये हुआ कि एग्रीमेंट टू सेल में इंसान के पास पैसा नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले वो ले लेता है, स्टैम्प ड्यूटी फिक्स हो जाती है और वो कुछ समय बाद जब पैसा पूरा दे देता है तब सेल डीड जाकर बनती है। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि सेल डीड में आपने कम स्टैम्प अदा किया है, वास्तव में उसका मूल्यांकन बाजारू मूल्य ज़्यादा है, कलेक्टर रेट से भी ज़्यादा है,
तो वो आपको 4 साल के अंदर किसी भी समय नोटिस देकर आपसे वसूल सकती है। अच्छा। उसको आप कंटेस्ट करेंगे, आप बताएंगे कि साहब हमने सही दिया है, वो कहेंगे आपने सही नहीं दिया है। ये कंटेस्ट होता है और उस पर जो ब्याज जो होता है उस पर वो जो अगर वो वसूलती है तो उसका 4 गुना पेनाल्टी भी आप पर लगा सकती है। ब्याज भी लग जाता है फिर? ब्याज तो लगता है, पेनाल्टी भी लगाएंगे। पेनाल्टी भी लग जाती है। तो जैसे इसमें 4 रुपया आपका बाकी था, 4 रुपया, तो 4 रुपया का 4 रुपया पे जो ब्याज देना होगा देना ही पड़ेगा। और पेनाल्टी भी देनी। पेनाल्टी जो देंगे तो उसके ऊपर बाद में पेनाल्टी उसी दिन से लागू हो जाएगी जिस दिन से आदेश हुआ, पेनाल्टी पर भी इंटरेस्ट लागू हो जाएगा। अच्छा, अगर आप कुछ दिन बाद देते हैं। हाँ, अगर और सेल डीड के तहत करते हैं तो उसी समय बस काम जितना स्टैम्प ड्यूटी हो सब। और मान लीजिए हमने सेल डीड कर ली, बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि इन्होंने तो कम दे के खरीदा था, तो 4 साल तक तो गवर्नमेंट फिर लगा गवर्नमेंट लेगी। नहीं, कलेक्टर। अच्छा। और 10 साल तक सरकार, उस प्रदेश की सरकार। अच्छा, तो मतलब वो फिर चाहे सेल डीड में भी ज़मीन हो, बाद में वो उसका स्टैम्प ड्यूटी ले सकती है। ये बस अंतर है सेल डीड तो, यानी सेल डीड ज़्यादा बेहतर है एग्रीमेंट टू सेल में, अगर आपके पास पैसा चाहिए, इसलिए कि एग्रीमेंट टू सेल में कंफ्यूजन रहता है और पैसा घटता बढ़ता ही ज़्यादा है, खरीदने वाले को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आपने उतना रुपया उसको दे दिया, वो उतना रुपया जमा कर दिया, उससे ब्याज भी ले रहा है। कल वो कहेगा चाहे हम अब एग्रीमेंट नहीं करेंगे, आप 6 महीने के अंदर आप पैसा अपना ले जाइए, तो आपको तो उतने पैसा देगा जितना आपने दिया है। और आप और दिक्कतों में भी आ जाएंगे, इंटरेस्ट भी बड़े कम, आप वो अपना पैसा ले रहा है। तो बेहतर आपके हिसाब से राय ये आप है, एग्रीमेंट टू सेल ना लिखा है, ज़्यादातर होना चाहिए सेल डीड दिखा ले डायरेक्ट, है ना। तो इस तरीके से सेल डीड बेटर है, लेकिन एक ये इसका तरीका है एग्रीमेंट टू सेल आप कर सकते हैं अगर आप बाउंड करना चाहें तो। बाउंड करना चाहें तो। बहुत बहुत धन्यवाद। सोसाइटी से ज़मीन या संपत्ति, कोई भी संपत्ति खरीदता है तो उसको सबसे पहले सोसाइटी एक्ट के अंदर ये देखना है कि वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। नंबर 2, सोसाइटी से उस ज़मीन की टाइटल डीड मांगिए जिसके आधार पर उसको सेल करने का अधिकार प्राप्त है। उस डीड को प्राप्त करने के बाद उसकी आप अभिलेखों में उसका मुआयना करा लीजिए। अगर वो रेवेन्यू नंबर है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसका मुआयना होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम में और या तहसील में। और यदि का नाम है किसी नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित है, उस नगर निगम या नगर पालिका से उसका मुआयना करना। लेकिन कम से कम 10-12 साल से अधिक का मुआयना होना चाहिए रिकॉर्ड का। उस इसके अलावा अब सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी अभिलेखों का मुआयना करा लेना चाहिए कि सोसाइटी ने कहीं उसी फ्लैट को किसी और को विक्रय तो नहीं किया है या उस प्लाट को किसी और को बेचा तो नहीं है। इन सब का मुआयना करने के बाद ही सोसाइटी से भूमि खरीदनी चाहिए, भूमि या संपत्ति खरीदनी चाहिए। यदि आप इसका मुआयना नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि सोसाइटी की संपत्ति में आप घपला में फंस सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में जैसे हम पूछें, जैसे किसी सोसाइटी से हमने कहा कि आप हमें टाइटल डीड का आप कागज सोसाइटी दीजिए तो आप पूछिए उनसे, बिल्कुल पूछिए कि आप अपना रजिस्ट्रेशन का नाम सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन का कॉपी दे दीजिए, फ़ोटो। हमको का नाम है वो का नाम है सोसाइटी फ्लैट बनाने का जो मैप है अप्रूव हुआ है कि नगर निगम से कि नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि जिस आदमी ने आपको बेचा है उसके सेल डीड की कॉपी दे दीजिए। 3 चीज़ें हमें उनसे मांगनी है। अच्छा, उसके बाद उस डीड के आधार पर आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर उसका देखना है कि उसका पंजीकरण सही है कि नहीं है। दूसरी बात, अभिलेख देखना है, अगर वो मकान वगैरह है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है तो नगर निगम या जहाँ उसका रजिस्ट्रेशन है मकान का, उस जगह जाकर उसका रिकॉर्ड का मुआयना करना चाहिए। रेवेन्यू का है
तो रेवेन्यू विभाग में जाकर पता लगाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आखिरी में जो है कि रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर, उस तहसील के रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर ये पता लगाया जाना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि सोसाइटी ने उस फ्लैट को या उस ज़मीन को किसी तीसरे को पहले से न बेच दिया हो। अच्छा, तो इतनी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये रिकॉर्ड और